अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। जो अहम स्टेटमेंट्स थी गुज़श्ता कुछ दिनों की वो हमने अभी आपके सामने रखी हैं। मामला इस वक्त ये है कि कल इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से कुछ किरदारों को बेनकाब कर दिया। बिल्कुल, चूंकि आगे नजर आ रहा है एफआईआर तो उनकी दर्ज नहीं हुई, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम एफआईआर दर्ज ना होना उतना बड़ा इशू नहीं रहा, लेकिन वो पूरी जो प्लानिंग थी, किस तरह से रिपोर्टर्स ने ये चीज़ें बताना, वीडियोस ट्वीट करना शुरू की, वो वीडियोस बनी कहाँ पर थी। इमरान खान साहब कल पूरी डिटेल के साथ वो सब कुछ बता चुके, और फिर पुलिस का उसके अंदर क्या रोल रहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी शो के अंदर डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर शाह साहब क्या झूठ बोल के गए थे सबूतों के साथ, वो आपके सामने इस प्रोग्राम में रखेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि तमाम चीज़ें आकर नैरो डाउन हो रही हैं कि पंजाब असेंबली, जो शेख रशीद का भी हम आपको सुनवा रहे थे कि उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली हर सूरत तहलील होगी, परवेज इलाही साहब कुछ और बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो थोड़ी सी उसमें कानूनी पेचीदगी जरूर है, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। परवेज इलाही साहब ने कहा है कि गवर्नर का जो हुक्म था एतमाद का वोट लेने का वो गैर कानूनी है, तो वोट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास से खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि अगर परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो इस्तीफे हर सूरत देंगे। इस सब सूरत हाल पर बात करते हैं। उससे पहले आपको जरा परवेज इलाही साहब का वो बयान सुनवा देते हैं, फिर गेस्ट का मैं आपके साथ तारुफ करवाता हूँ। जो कुछ लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे। ये काम जो है कि अगर वो पहली हुकूमत जो कर लेती बुजदार की, तो आज ये दिन न देखने पड़ते। जो गवर्नर ने आर्डर दिया है, हम उसके आर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल आर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है, और जो गवर्नर चाहता है इलीगल आर्डर करके उसको हम कन्फर्म कर दें, ये नहीं हो सकता। हमें कोई जरूरत नहीं है। मकसद एक्चुअली इलेक्शंस करवाना है। इमरान खान साहब का मकसद यह कि पंजाब असेंबली तहलील हो जाए और उसके बाद केपी को भी तहलील किया जाए ताकि फोर्स किया जा सके जनरल इलेक्शन। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में एज यूजुअल ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, और विया वीडियो लिंक हमें हसान खाबर साहब ज्वाइन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हसान खाबर साहब, थोड़ी सी हमें ये क्लैरिटी दे दें कि इस वक्त मामला है क्या। एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट से यूं लग रहा है कि वो कह रहे हैं लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बगैर असेंबली तहलील किस तरह से होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल परवेज इलाही साहब का ख्याल है, उन्होंने पब्लिकली इसका इजहार भी किया। ये उनकी ओपिनियन है कि गवर्नर का जो हुक्म है वो गैर आईनी है, और हमारा भी ये ख्याल है, क्योंकि जिस तरह से वो ऑर्डर किया गया, अगर आप आइन को देखें तो उसमें कोई लामहदूद इख्तियारात हैं भी नहीं गवर्नर के ये कहने के लिए। उनके पास ऐसी वजूहात होनी चाहिए जिससे उनको यकीन हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि हम पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लेंगे, ताकि जो भी ये कतगन है कोर्ट की तरफ से लगाई गई ये रिमूव हो, और उसके बाद हम असेंबलियों के तहलील की तरफ जाएं। नंबर पूरे सर आपके पास अभी कभी एक कम हो जाता है, कभी 4 कम हो जाते हैं। अभी वो 2 खवातीन थी, मोमना साहिबा हैं और ज़ारा नकवी साहिब हैं, सुना कि वो दोबारा आ गई हैं। फिर जनूबी पंजाब से एक मामला पता चल रहा है कि वहाँ पे जो आपके एमपीएस हैं जनूबी पंजाब से खास तौर पे, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ये नंबर गेम बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो है जो 2 लोग ऐसे थे, 180 सीटें हमारी हैं, 10 सीटें काफ लीग की हैं। 2 लोगों के अंदर, जिसके अंदर एक दोस्त मजारी साहब थे और एक और साहब थे, 188 हमारी सीटें पक्की थी। मोमना वहीद ने टीवी पे आकर ऐलान किया, जाहिर है कि उनकी कोई सेटलमेंट हो गई होगी, उस मसले को बाद में देखेंगे। ज़ारा नकवी ने जो मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन की हैं वो वजूहात और थी, और वो हम काम कर भी रहे थे, और आज जो मुलाकात हुई है उसमें ये बात भी वाज़ेह हो गई कि वो हमारे साथ खड़े हैं। उसके अलावा ये इक्का दुक्का जो खबरें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं। हमारे पास जो है, हमें 187 अरकान की हमायत हासिल है, हमें 186 वोट चाहिए एतमाद के। लेकिन मैं आपको एक और बात भी वजाहत कर दूँ कि आप अगर इसको लीगली भी देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि 186 ना हो, 185 हो, 84 हो, फिर क्या होगा? उसके बाद तो फिर अगर वज़ीर आला नहीं भी ले सकते, वो इंटरिम होंगे, और फिर आप वोटिंग में जाएंगे, और फिर एक रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो बन जाएगा। तो अगर ये पीडीएम का ख्याल है कि वो पहले की तरह मंडी लगाकर 8-10 लोग खरीद कर, जो कि खरीदने की कोशिश की जा रही है, दोबारा ये खेल रचाएंगे तो कौम ये रिजेक्ट कर देगी। पहले भी रिजेक्ट किया है। देखें, ये हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ इस मुल्क में कि जिन लोगों ने अपनी वफादारियाँ तब्दील की, ज़मीर के सौदे किए,
उनको मैनहसन साहब बात तो वहीं पर आ जाएगी ना, बात वहां पर आ जाएगी कि अगर रन ऑफ इलेक्शंस में जाएंगे तो होते होते वही वक्त आ जाएगा जो कि नेचुरली टाइम है असेंबली की तहलील का, अपनी मुद्दत उसकी पूरी हो जाएगी, तब तक तो घसीट के वहां तक तो मामला शायद चला जाए ना। फिर मैं एक्चुअली यहाँ पे वासिफ महमूद हमारे रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। वासिफ, हसान खावर साहब ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब का अपना एक उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि ज़रूरी है एतमाद का वोट लेने की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि वज़ीर आला जो है वो एतमाद का वोट ले। आपके पास खबर क्या है कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते परवेज इलाही साहब तो क्या ये फैसला किया गया है कि फिर सिर्फ जो पीटीआई के जो MPs हैं वो रिजाइन कर देंगे असेंबली से? देखें, जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक ग्रुपिंग है कि कुछ लोग इस चीज के हामी हैं कि इस सेटअप को कंटिन्यू करना चाहिए। पंजाब के अंदर जो 25 मई के दिन उनके साथ जो वाकयात हुए, जिसका तशद्दुद किया गया, अगर ये सारी जो गवर्नमेंट है ये PDM के हाथ चली जाती है तो उसमें दोबारा से उनके साथ वही हाल होगा जो पहले किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि इसको असेंबली को लाजमी तहलील किया जाए। खास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हैं वो इस मौकफ की हामी है कि जो इत्मीनान का वोट लिया जाए और उसमें अगर वज़ीर आला हिचकिचाते हैं, लहसुलाल से काम लेते हैं, तो उस सूरत में जो तमाम तरीके इंसाफ के अरकान हैं पंजाब असेंबली के, उनको मुसाफिर होकर बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीराबाद में जब बात की उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से 25 मई को ये वाक़यात हुए उसमें अब तहरीक इंसाफ फिर जा रही है कि उनके साथ वही हो। लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी ने अभी कुछ देर पहले जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ठीक ठाक उनको जवाब भी दिया है। तो यूं इससे वाज़िह हो रहा है कि जो दोनों जमातें हैं उनके दरमियान इस मामले पर दूरी भी है और जो ऐसा लग रहा है कि चौधरी परवेज इलाही वाज़िह तौर पर नहीं चाहते कि ये जो सेटअप चल रहा है पंजाब हुकूमत का ये ना गिरे। तो बड़े अरसे से हमें उनकी ये वाली ख्वाहिश नजर आ रही है। वासिफ, नंबर्स के हवाले से अभी हसान खावर साहब ने जो हमें बताया वो तो कह रहे हैं कि पूरे हैं, और उस पर जो इक्का दुक्का लोग जो मुनहरिफ हो रहे थे या जिनके ज़मीर जाग रहे थे उनसे भी बातचीत कर रहे हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। ये जनूबी पंजाब से MPs वाला क्या मामला चल रहा है? वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अब वहाँ से कुछ ऐसे MPs सामने आ रहे हैं कि जो शायद वोट ना करें परवेज इलाही को अगर एतमाद का वोट हुआ तो। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिन लोगों को जहाज में भरकर जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार लाते रहे वो भी किसी के इशारे पर आई। अब वही वो लोग उसी इशारे पर वापस जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो जाहिर पर जो इलेक्टेबल्स हैं वो देखेंगे कि आइंदा जो सेटअप है उसमें इमरान खान किस जगह पे खड़े हैं और तहरीक इंसाफ को क्या उसमें हिस्सा मिलता है आइंदा सेटअप में। अगर उनको ये इशारा दे दिया गया कि आइंदा सेटअप के अंदर तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है तो जाहिर बात है इलेक्टेबल्स ने वही करना जो उन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर किया, वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ पल्ला भारी होगा। अभी जो तहरीक इंसाफ की जो नंबर गेम है उसमें बज़ाहिर तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो आज़ाद अरकान है उनके ऊपर जो फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो वज़ीर आला को इत्मीनान के वोट के वक्त जो 5 अरकान थे, मतलब अभी गेम फंसी हुई है। बहुत शुक्रिया वासिफ, आप इस हवाले से अपडेट करते। मलिक साहब, आपका तज्जिया क्या सूरत हाल के ऊपर, कंसिडरिंग कि अभी भी कहा जा रहा है MPs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो हसान भाई बात कर रहे हैं कि आगे ही चलता मामला तो टाइम तो वही आ जाएगा जो नेचुरल टाइम है। मेरा ख्याल है एक चीज़ पे तो मुझे कोई इस पे शक नहीं है कि इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है पाकिस्तान, मगर मुझे लग रहा है कि एक चीज़ बड़ी सीरियस है। आप किसी जगह भी पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट देते हैं, खान साहब ने कहा जी कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने लगे, उसका अभी तक इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए। 2 आपने लॉन्ग मार्च किए, 80 से ज़्यादा आपने जलसे किए, 2 दफ़ा आप इस्लामाबाद पे हमला करने गए, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, कब्ज़ा करने गए पॉलिटिकल बात, आप नाकाम रहे, फिर आपने कहा मैं अपनी असम्बली तोड़ूँ। मेरा लिए खान साहब के लिए ये जो इबहाम है ये ख़त्म होना चाहिए। एक दिन उनका प्यार मोहब्बत है परवेज़ इलाही साहब का PTA के साथ, वो कहते हैं बहुत बड़े लीडर हैं, से बड़े हैं। एक दिन वो आपको बड़े सख्त अल्फाज में कह रहे हैं कि जिन पंजाबी जी कहते हैं अपनी औकात देखो, पंजी नूं तुहानूं कुट पई। तो मेरा हाल खान साहब के लिए एक चीज़ बड़ी अहम है, ये इबहाम जो है कि परवेज़ इलाही उनके साथ हैं कि नहीं है, असम्बली टूटनी है कि असम्बली नहीं टूटनी, वो आ वाला पॉइंट है। एक चीज़ सच्ची है कि इमरान खान का जो मिशन है वो तो आज से निकल गया। अच्छा, ना इमरान खान की FIR लॉन्च होने दी जा रही है, ना उसमें जिस तरीके से होनी चाहिए वो होने दी जा रही है। मेरा पुलिस ऑफिसर्स और ये PSP ऑफिसर्स हैं। और एक पॉलिटिकली एक और भी मैं कमेंट करूँ, देखें जो खान साहब ने जो चीज़ पैदा की है ना पाकिस्तान में, पावर, स्पोर्ट्समैन,
फास्ट मैन, छा गया। इतनी डिफीट्स के बाद ना आपको एक आधा टेस्ट तो जीतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ करके भी ठीक है। अच्छा हसन खावर साहब, पिलडैट की एक रिपोर्ट आई है कि जब से एक ऐलान हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उसके बाद से कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि किसी किस्म की कुछ सियासत में इन्वॉल्वमेंट हो एस्टेब्लिशमेंट की। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप, क्योंकि इमरान खान साहब के बयानात इसके ऑपोजिट हैं जो पिलडैट की रिपोर्ट है। देखें, बात यह है कि मेरा तो ख्याल है इस सिलसिले में बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं और मेरा नहीं ख्याल ये बात ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब से चेंज ऑफ कमांड हुआ है तब से तो हमने एक फ़र्क देखा है और हमारी दरख्वास्त भी यही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कि वो बिल्कुल एपॉलिटिकल रहें और ये वाकई फ़र्क देखने में आया है। लेकिन चेंज ऑफ कमांड के बाद से पहले तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ हमें देखने में मिली और उस पर तो बड़ी दफ़ा बहुत सारे शवाहिद और बहुत सारी बातें इसमें सामने आ चुकी हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, 2-3 बातें मैं इसमें करना चाहूँगा। मलिक साहब जो कह रहे थे ना, देखें जब गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद हम पब्लिक के पास गए हैं, पब्लिक ने खान साहब के आगे वो आए हैं, उनके साथ मिले हैं। पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात आप देख लें, नेशनल असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात देख लें, तो जब भी पब्लिक की कोर्ट में जा रहे हैं वो तो खान साहब के साथ खड़े हैं। तो ये अभाम जो है ना, जो अभाम की बात मलिक साहब ने की, मलिक साहब थोड़ा सा ना सियासत में अभाम होता भी है और मैं तो देखिए फेस वैल्यू पे इसको ले रहा हूँ। मतलब ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो है हमारे इत्तेहादी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नज़रियाती तौर पे एक हैं या हमारे इंटरेस्ट एक हैं, उनके अपने सियासी मुफादात हैं, हमारी पार्टी की अपनी सियासी लाइन है। लेकिन जब तक ये इकट्ठे हैं, जब तक ये लाइन मिलती है, हम लोग इकट्ठे हैं और आज की डेट में हम इकट्ठे हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला ये है कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। कोई डेट डिसाइड हुई है हसन खावर साहब? जी, कोई डेट डिसाइड हुई है? 11 जनवरी से पहले आ गई 11 जनवरी है, क्या उसके बाद करेंगे? बस 9 तारीख को, देखें 9 तारीख को सेशन बुलाया है। अच्छा। और 11 की वो डेट है, तो बस 9, 10, 11 ही समझ लें आप तकरीबन। अच्छा खावर साहब, मैं थोड़ी सी खबर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के ज़राए से। वो ये है कि पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उनकी पार्टी लीड कर रही है पंजाब को और उनका होमवर्क कंप्लीट है। खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है कि 3 MPA जो हमारे हैं उनसे कहा गया है न्यूट्रल हो जाए। और ये जो सोर्सेज ने ये भी बताया कि 12 लोग हैं जनूबी पंजाब से, वो ना PTI के हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, यानी कि वो राब्ते में नहीं है। तो जो पीपल्स पार्टी के टॉप ज़रा हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो कह रहे हैं कि होमवर्क इज़ कम्प्लीट, किसी भी टाइम पंजाब जो है ना ये हिस्ट्री होगा PTI के लिए। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वैसे मैं इसी बात को अगर ले लूँ तो आप खुद ज़रा सोचें ना कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का पंजाब में स्टेक क्या है। पीपल्स पार्टी जो पंजाब में खेल रही है इस वक्त, वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के बलबूते पे खेल रही है ना। आप पैसे ले आके तो मार्केट में आ गए और आपने मंडी लगा ली। अदरवाइज तो नून लीग ये करती है, उनके तो फिर भी एक स्टैंडिंग है पंजाब के अंदर, उनके अपने MPs हैं। पीपल्स पार्टी को आउटसोर्स करना तो साफ जाहिर है कि सारी बात जो है ये कमर्शियल और ये कमर्शियल थिंकिंग है। अच्छा, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। खबर ये भी है कि पीपल्स पार्टी पैसे लगा रही है, डायरेक्शन उनको कहीं और से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है उनको डायरेक्शन ये सारे काम की? ये तो खबर आपने दी है, अब आप ही बताएं। नहीं, खान साहब कह रहे हैं ना, हसन साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे 3 MPs को न्यूट्रल रहने का कहा जा रहा है, तो वो पीपल्स पार्टी का तो नहीं कह रहे होंगे? नहीं, इन्होंने तो कहा ना पीपल्स पार्टी को डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, मैं तो उस बात का जवाब दे रहा हूँ। देखें, बात ये है, मैंने तो आपको पहले बता दिया, आप ये जा रहे हैं कि बात घूम फिर के हम एस्टेब्लिशमेंट पे ले आए। मैंने तो आपको ये कहा है कि जब से चेंज ऑफ कमांड हुई है हमने एक बिहेवियरल चेंज देखा है और हमारी दरख्वास्त भी इस क्वार्टर से यही है कि आप एक पॉलिटिकल रहें, ये सियासी मामलात जो हैं सियासी जमातों पे छोड़ दें। मेरा मतलब है राउंड अबाउट क्वेश्चन। एक मैंने ब्रेक पे जाना है एक्चुअली। हसन खावर साहब, एक खबर जो गर्दिश कर रही है उस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा, तायीद या तरदीद कर दीजिएगा। वो ये कि थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब ने नए जो चीफ हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाया, मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इज इट करेक्ट? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल, मेरे इल्म में ये बात नहीं और मेरा ख्याल है ये बात भी सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसन खावर साहब से ही पूछेंगे जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ और उस हमले के बाद जिस तरह से JIT की तफ्तीश के अंदर मामला सामने आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स का जो रोल उसके अंदर हमें नजर आ रहा है। FIR लॉन्च नहीं हुई, चलें दफा करें उसको, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कुछ तो लॉन्च हो गया, लेकिन उसके बाद जो बाकी तफ्तीश चल रही है, फोरेंसिक के लिए DPO साहब अपना मोबाइल नहीं दे रहे और झूठ बोले गए, बाकायदा ब्लेटेंट लाइज थे। तो DPO की आगे क्या फेट होगी? अभी तक वो गुजरात के DPO क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे और उनके खिलाफ क्या कोई इंक्वायरी करने का इरादा रखती है पंजाब गवर्नमेंट? नहीं रखती तो क्यों नहीं रखती? ये सवाल पूछते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जेआईटी की फाइंडिंग्स क्या आई हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स थी। उसके अंदर जो एक वीडियो उससे पहले ही सामने आ चुकी थी, वो थी गुजरात डीपीओ साहब के ऑफिस की गालिबन, जहां पर इस मुलजिम नवीद को गिरफ्तार करके ले जाया गया। वो प्रोड्यूसर साहब जरा स्क्रीन पे भी दिखाइएगा वो वीडियो। उस वीडियो के अंदर जो साहब बैठे हुए हैं, एक वो गालिबन आरपीओ साहब हैं और वो 15 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं। वो 15 जनवरी तक छुट्टी पे चले गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन कल हमें मिली वहाँ से, गुजरात से, उनके ऑफिस से। और ये वो वीडियो है जो इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो साहब खड़े हुए हैं, ये डीपीओ साहब हैं, सैयद गजनफर शाह साहब हैं। इन्होंने एक इंस्पेक्टर को अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ाया और उस मुलजिम की जो शूटर था नवीद, उसकी वीडियो बनाने के लिए कहा। अपने फ़ोन में वीडियो बनाई और फिर सारी डिटेल्स आपके सामने है कि कितनी जल्दी वो वीडियो एक प्रॉपर एक स्क्रिप्टेड एक वीडियो बनी और उसने अपना एक पूरा बयान दिया। उमूमी तौर पे चेहरे छुपा लिए जाते हैं, रेप किया हुआ है, बच्चों के साथ बदफेली के मुलजिमों के, चोरी के मुलजिमों के। यहाँ पर चंद ही मिनट्स के अंदर उसका एक बड़ा डिटेल्ड और बड़ा टारगेटेड जवाब आ गया और वो फिर सारे मीडिया पे भी शेयर हो गया और वो हर जगह पे आ गया। हमने जब इस वाक़े से, जिस दिन ये मामला हुआ, जिस दिन इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई, उससे बिल्कुल अगले दिन डीपीओ साहब के साथ बातचीत की थी। वो क्या कह रहे थे, क्या झूठ बोला उन्होंने, क्यों बोला होगा, उस पर बात करते हैं। वो जरा पहले देख लें आप। गजनफर साहब, ये लीक हो गई है, कहां से चला गया ये मीडिया के पास? उनके पास रिपोर्टर्स के नंबर कैसे आ गए, आपके जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, कि उन्होंने वीडियो बना के साथ बयान रिकॉर्ड भी कर लिया? हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग जो है वो चीज थी कि ये किस तरह से जो है वो लीक हुई है। हमने जो है वो इब्तदाई इंक्वायरी की तो उसमें जो शुरू के अंदर लोग इसको लेकर वहाँ पे थाने में पहुंचे थे, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके उसमें जितने भी अफसरान और एहलकार थे और वो मुतलका जो उन्होंने लीक की, जो लेके थाने पहुंचे थे, मुअत्तल किया गया। उनको फौरी तौर पर सस्पेंड करके उनके मोबाइल फोन वगैरह जो है वो कब्जे में लिए गए, ताकि उनका फोरेंसिक करके तो एनालाइज किया जाए कि वो वीडियो किसके मोबाइल में बनी और कहां से लीक हुई। अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन ये एक वीडियो बनी जो सबसे पहले आई, उसके बाद दूसरी वीडियो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चलाई, आपने सुनी भी होगी, ये तो बाद में बनी है सर। पहले वाली तो बन गई, बाद में तो बाकायदा आराम से बिठा के और फिर जो पूछने वाला है वो स्पेशली उससे पूछ रहा है कि ये कंटेनर के ऊपर से भी फायर हुआ था, उधर से किसने फायर किया था, वो भी बताओ किसने। इस बंदे को किस तरह पता चला, ये जो हमलावर है, कि जनाब वो दरख्त में एक गोली लगी, एक उधर से आ रहा था, वो उसको सब कुछ पता है बड़ी अच्छी तरीके से। और ये दूसरी वीडियो उसके बाद बनी है। ये कौन लोग थे? नहीं, मैं जो है वो दूसरी जो जगह है उसके अंदर जो भी वो बैकग्राउंड है, ये जो भी कमरा नजर आ रहा है, चूंकि उसको पहचानता नहीं हूँ, इस वजह से मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि ये बड़ा ही सेंसिटिव और हसास नोयत का चूंकि मुलजिम था, तो फौरी तौर पे हमें तो ये हिदायत मिली कि इसको शिफ्ट किया जाए और बाहिफाजत इसको लाहौर पहुंचाया जाए। गजनफर साहब, आप जगह नहीं पहचानते, मतलब ये थाना नहीं है आप ये कह रहे हैं, जहाँ पर दूसरा बयान रिकॉर्ड किया गया? सर जी, थाने से जो है वो फौरी तौर पे इसको शिफ्ट किया गया और बाद में इसको सीटीडी के हवाले किया गया। लें जी, ये सब मामला आपके सामने है। ताहिर मलिक साहब, बड़ा शॉकिंग था बकौल उनके उस वक्त के। ये वीडियो कैसे बन गई, कैसे लीक हो गई, अभी हमें पता चला है, कल हमें पता चला है कि जनाब ये वीडियो खुद उन्होंने बनवाई थी और वो कह रहे हैं कि मैंने मुलाजमों के फ़ोन ले लिए फोरेंसिक के लिए, अपना फ़ोन उन्होंने नहीं दिया जेआईटी को, उनके अपने फ़ोन पे वीडियो बनी। हम दोनों ही इस, आपको याद है, इस प्रोग्राम में थे। हमने तब भी यही कहा था कि ये तो मेरे अमेरिका, ये जो दुनिया की सुपर पावर है, वहाँ नहीं होता कि इधर गोली चले। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम प्रोडक्शन भी समझते हैं, हम लाइट भी समझते हैं, हम कैमरा समझते हैं, हम अल्फाज समझते हैं। तो मैंने ये कहा था कि इतनी प्रोडक्शन तो मेरा हाल पाकिस्तान का जो बेस्ट शो बनाने वाले वो नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डीपीओ साहब हैं वो अभी तक अपने ओहदे पर बरकरार हैं। वो डीपीओ गुजरात हैं और साथ ही साथ जो जेआईटी तफ्तीश कर रही है, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब ये एक मुतनाज़े अफसर के नीचे तफ्तीश कर रही है। गुलाम महमूद डोगर साहब जो सीसीपीओ लाहौर हैं, वो सीसीपी जो इस वक्त सीसीपीओ लाहौर हैं, वो 2010-11 के अंदर राना सनाउल्लाह जब पंजाब के वजीर दाखिला थे, उनके अंडर वो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर भी रह चुके हैं, जिनको वो एक मुतनाज़े अफसर बयान कर रहे हैं। साहब से मैं सिर्फ एक तारुफ करवा दूं, हमारे साथ साबिक आईजी चौधरी याकूब साहब भी मौजूद हैं। उनकी जरा जो पुलिस की अंडरस्टैंडिंग है उसका आज हम फायदा उठाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है अफसरों को, क्या मामला होता है। कि हम तो बड़े शॉक्ड हैं कि ये पूरा सिस्टम आरपीओ, डीपीओ और वाकया होने के विद इन मिनट्स किस तरह से कंट्रोल हो गया। आजी साहब, ये क्या मामला है, क्यों झूठ बोला होगा डीपीओ सैयद गजनफर शाह साहब ने, जो कि अब एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है, और क्या उन पे प्रेशर्स, या फिर जनरल बताइएगा कि पुलिस अफसरों पे क्या ऐसे प्रेशर्स होते हैं कि उनको कंट्रोल कर लिया जाता है इस तरह से? मुझे तो इस वाक़े के बारे में कोई खास मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो एक जनरल बात है, जिस तरह आपने मुझसे पूछा है कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है ये बड़ी अनयूजुअल बात है। बिकॉज मुलजिम का पकड़े जाना, उसको इसी तरह से मीडिया के ऊपर लेके चले जाना, उसकी जरूरत कोई नहीं थी। पुलिस का काम जब
कोई मुलज़म गिरफ्तार हो जाता है तो उसको वो अलहदा ले जाते हैं, आइसोलेट करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटरोगेट करते हैं और उससे निकलवाने की कोशिश करते हैं। उसका लिंक किस ग्रुप के साथ है और कौन उसके पीछे है, कौन फैसिलिटेटर है और क्या लोग हैं जो सहूलतकार हैं और जिसमें शामिल हैं, क्या उसके अंदर फर्दर कोई लिंक्स हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी किसने की, कैसे प्लान किया। तो मुझे ये खुद हैरान कुन था और जिस कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ वो मुलज़म बात कर रहा है वो भी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि कोई भी मुलज़म हो, खा वो कितना भी हार्डन क्रिमिनल क्यों ना हो, जब तक उसको किसी किस्म की एश्योरेंस ना हो कि भाई मैं तुम्हें निकाल लेंगे हम, तुम फिक्र ना करो, वो इतने एतमाद के साथ। लेकिन चौधरी साहब, ये जो पुलिस वाले हैं, जो डीपीओ साहब हैं, जो गालिबन रैंक के एसएसपी होंगे, उन्होंने ये वीडियो क्यों बनवाई? अभी तो ये सारा कुछ जो आप बात कर रहे हैं, हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं किसी ने उनको कहा होगा, और किसी के कहने पे उनकी चेन ऑफ कमांड तो उनका आईजी है, या फिर आईजी को किसी ने कहा होगा। हमने कराची के अंदर देखा है मामला कि जब कैप्टन सफदर के ऊपर एफआईआर हुई थी, उस वक्त आईजी सिंध ने कहा कि जनाब वो पता चला अगवाई करके ले गए थे आईजी सिंध को उस वक्त कुछ मालूम अफराद। ये यहाँ पे क्या मामला हुआ होगा आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ यहाँ पे बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं, बड़े तरीके हैं, यहाँ पे कोई आदमी इंडिपेंडेंट नहीं है और यही पुलिस का मामला है। और पुलिस का सबसे सीरियस क्राइसिस ये है कि पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने ही नहीं दिया जाता और पुलिस के अफसरान जो हैं वो ब्लैकमेल होते हैं, खा वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो उससे ब्लैकमेल हो या वो कोई और फोर्सेस हों जिनसे ब्लैकमेल हो। और इस वाकये में तो मैं हैरान हूँ कि इसमें डीपीओ जो है वो खुद रिकॉर्ड कर रहा है। अगर उसने रिकॉर्ड की है किसी सीनियर अफसर के कहने पर उसको बताने के लिए कि ये असल सूरत हाल है, तो उसको साफ साफ कह देना चाहिए कि जी ये मुझे आईजी ने कहा है, मुझे डीआईजी ने कहा है, मुझे फलां सीनियर आदमी ने कहा। अगर कोई ऑफिशियल तरीके से उसने उसको किसी जगह पे पहुंचाया है और ये बताने के लिए कि जी ये इसकी स्टेटमेंट है, हालांकि कोई जरूरी नहीं था कि वो इसी तरह से उसको पब्लिक करता, जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तमाम उस मीडिया के ऊपर आ गया जो कि को फेवरेबल, तो सब टाइमलाइन पे मौजूद है ना, उससे तो हावर साहब मैं खान साहब का जो कैरेक्टर है वो तो सबको पता है, वो उनका एग्रेशन बड़ा जाना जाता है। तो ये तो कल जो उन्होंने बात की वो तो एक बड़ी बेबसी नज़र आई है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के आप हुक्मरान हो, एक डीपीओ ना आपकी वो एफआईआर दर्ज करता है, ना वो वहीं का वहीं है, तो हु रूल्स पंजाब? यहाँ तो एक कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है, पर जाहिर है इत्तेहादी गवर्नमेंट है। अब अगर पीटीआई के अपने वज़ीर आला होते और एक इत्तेहादी हो तो फ़र्क तो होता है। अब अभी हमें बात पसंद आई या ना आए, बहरहाल ये एक हकीकत है। दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, वो वीडियो को आप सिर्फ आइसोलेशन में ना देखें, आप ये देखें कि वीडियो को कैसे ट्वीट किया गया और उसके इर्द गिर्द कैसे एक बयानिया बनाया गया। तो लगता ये है बज़ाहिर कि वीडियो जो थी वो एक कवर अप स्टोरी थी, और वो कवर अप स्टोरी इसलिए थी ये फोर्स करने के लिए कि ये बंदा अकेला था, जो कि बाद में पॉलीग्राफ ने और शवाहिद ने जाहिर किया कि यहाँ पे 3 शूटर्स थे। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब पुलिस अफसर को बुलाया जाता है तो वो पेश भी नहीं होता और वो अपना फ़ोन भी फोरेंसिक एनालिसिस के लिए नहीं देता। अब वो किसके प्रेशर के अंडर कर रहा है, ये आपका सवाल बजाय, ये हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन आप कम से कम उनको पोस्ट से तो हटा सकते थे हसन खाबर साहब। एज वी स्पीक वो अभी भी डीपीओ गुजरात है। जी बिल्कुल, हटा देना चाहिए था, फौरी हटा देना चाहिए था। इंक्वायरी का कोई इरादा है? कोई उनके कोई महकमाना इंक्वायरी हो जाए, चले नहीं दिया फोन के इरादा, ये झूठ क्यों बोलते रहे भाई? नहीं, महकमाना इंक्वायरी से ज्यादा मेरे ख्याल में जीआईटी के पास इख्तियार है। अगर वो उनके समन किए हैं वो नहीं आए तो उनको को अक्यूज तस्वर किया जाए, उनके वारंट इशू किए जाए। जीआईटी के पास पूरी पावर है, क्या किसी की हिम्मत है कि ना पेश हो जीआईटी के आगे? बहरहाल अब ये जीआईटी का इख्तियार है, वो देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक और चीज भी आप देखें, वो ये है कि कल जब परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अबूरी चलान जमा होता है और वो फाइंडिंग्स रखते हैं मीडिया के सामने, तो आप ये देखिए कि राना सनाउल्लाह कितने डिफेंसिव हो गए हैं। और आपने देखा है कि कल वो जो बात कर रहे हैं और जो मुल्जिम का वकील है वो बिल्कुल डिटो दोनों एक बात कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। तो मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने के लिए बड़े बड़े फोन आए और वो पीटीवी के ऊपर चली, मतलब एक मामला हुआ उस पे कि जनाब ये इसको दिखाएं। की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट टेलीविजन पे चल रही है और इंटीरियर मिनिस्टर डिफेंसिव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वही बात कर रहा है
ताकि मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट मेरा ख्याल है आप क्या। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको आपके साथ जरा शेयर कर दूं, फिर मैंने चौधरी साहब से उस पर जवाब लेना कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है इसकी क्या मतलब, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती है, इसकी एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर कितना ये वैलिड होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके साथ ये शेयर करूं कि इमरान खान साहब ने, मलिक साहब, जब ये बताया कि इस मुलजिम से जब ये पूछा गया कि क्या तुम्हें ट्रेनिंग दी गई इसकी, क्या तुम्हें कोई और फोन्स भी आते रहे, तो एक तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नेगेटिव आ गया। एट द वेरी सेम टाइम एक बड़ा टीवी चैनल है, उन्होंने एक दिन पहले, उनको पता था कि ये इमरान खान साहब भी कुछ करने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिन पहले उन्होंने एग्जैक्ट यही खबर अपने टीवी चैनल पे दी, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दी, अभी तक वहां पे लगी हुई है कि जनाब पॉलीग्राफ टेस्ट में मुलजिम नवीद पास हो गया, उसने सब सच बोल दिया। और ये आ रही है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट उनके पास, टीवी चैनल वालों के पास, तो ये भी एक मामला बीच में है। चौधरी याकूब साहब, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से जरा हमें बताएं कि कितना रिलायबल है ये यूं कह लीजिए। बाय एंड लार्ज इसको सही समझा जाता है, लेकिन ये इसकी एविडेंशियली वैल्यू नहीं है कि ये इसका ऐसा हो कि जी ये कोई शोर शॉट इसका कोई प्रूफ है। अभी तक उसमें हमारे एविडेंस एक्ट में इसकी कोई वो गुंजाइश नहीं है, मगर आमतौर पर अदालतें भी और बाकी भी सब इसके ऊपर काफी बिलीव करते हैं। और अगर उन्होंने यही कहा है कि भाई इसकी बात जो है वो को ठीक और सच्ची बात नहीं लगती, जो कि 80% कहा गया है, मैं ये समझता हूँ कि वो नजर ही आ रहा है उसकी सारी बातों से, जिस तरह से, जिस एतमाद के साथ वो बात कर रहा है, जिस तरह से वो इतना अनपढ़ सा आदमी है, हाफ एजुकेटेड किस्म का आदमी है, और ऐसा भी नहीं है उसने बहुत कोई बड़े दुनिया में फिरा हो, बड़ा कुछ किया हो, जिसको कोई दुरुस्त बात है। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज है, ये जो शूटर है इससे ये भी पूछा गया तुम्हें कोई ट्रेनिंग दी गई है, जिसके जो इमरान खान साहब ने बताया, फवाद चौधरी साहब ने बताया, पीटीआई ये कह रही है कि वो पॉलीग्राफ के अंदर भी आया कि वहां पर इसने झूठ बोला कि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक ट्रेंड शूटर लगता है, क्योंकि वो उनका ये कहना है, क्योंकि मैं खुद एक हंटिंग का शौकीन आदमी हूं तो मुझे पता है कि गन ऑपरेट जो बंदा कर रहा होता है, अगर इसको उधर पीटीआई का कारकुन ना पकड़ता, ना रोकता, तो इसका निशाना बिल्कुल ठीक हो सकता था। आपके ख्याल में, आपने वो वीडियो देखी होगी, द वे ही शॉट एट इमरान खान, इसको कोई ट्रेनिंग थी? रिवॉल्वर और पिस्टल का फायर आमतौर पर वो कोई 100% कोई श्योर नहीं होता कि वो ठीक निशाने पे जाएगा, लेकिन इसका काफी हद तक, बिकॉज इसने वो हिट किया है लोगों को, और वो मैं हैरान हूँ कि वो सारा कुछ है। और ये जो कह रही है जेआईटी, कह रही है कि 3 किस्म की एमटीज मिली हैं वहां से, जो खोल मिले हैं, तो 3 किस्म के खोल मिले हैं। अगर 3 किस्म के खोल मिले हैं तो एक बड़ा वाज़ेह सबूत और एविडेंस है इस बात की कि भाई एक आदमी नहीं था, एक से ज्यादा आदमी थे। अब वो इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना कि नहीं एक ही आदमी था, वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहा है बैठा हुआ इस्लामाबाद में। दूसरी बात ये कि भाई क्यों पेशबंदी कर रहे हैं आप, प्रिएम्प्टिव ये सारा कुछ क्यों एक्टिविटी कर रहे हो आप लोग, क्यों कहने की कोशिश कर रहे हो, कोई ऐसे नहीं है। आप उनको साफ कहो कि जेआईटी कर रही है, ओपन तरीके से इसकी सारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, जो बात दुरुस्त होगी हम वो करेंगे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फोरेंसिक्स और डिफरेंट टेस्ट। अच्छा अकबर, थोड़ी सी 1 मिनट में चाह रहा हूँ, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट मुझे इत्तेफाक है अमेरिका रहने का, ये जो हम जैसे लोग यहाँ पे जिस वो समझते हैं पता नहीं कि ऐसी कोई मशीन ऐसी रूहानी वो अंदर से कहती है वो सच झूठ नहीं, ये आपकी नर्व्स पे ना चेक करते हैं, आपकी पूरी नर्व्स को रीड करते हैं, और इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। जिस तरह मेरी सारी आप नर्व्स देख रहे हैं, जब आप वो देखते हैं कि नर्व्स पे कुछ स्ट्रेस आ गया, जिस तरह हम आम जिंदगी में होता है, हम कहते हैं वो आपका चेहरा सुर्ख हो गया या परेशान हो गए हैं, तो इसकी इंटरप्रिटेशन है। मैं कोई आईजी साहब से बहस नहीं कर रहा, इट इज नॉट समथिंग कि कोई ऐसी कोई जादू है या ऐसी कोई साइंस है। नहीं, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, आपकी असेसमेंट है। हाँ, आपके वाइटल्स चेक करते हैं, क्योंकि आप जब झूठ बोल रहे होते हैं तो वो आपका जो, जिस तरह आप कहें कि आप मुझसे पूछे कि आपने मेरी घड़ी चुराई है, तो अगर मेरी नर्व्स नॉर्मल है तो इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ, अगर मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई है वो फड़ लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलीग्राफ टेस्ट कोई ऐसी कोई चीज है कि आप उसको, नहीं वो ठीक है, लेकिन उसकी वेटेज है, सिर्फ वो उस चीज के ऊपर एस्टैब्लिश मामला। खैर, हसान खाबर साहब फोरेंसिक्स होंगे, उस जेआईटी रिपोर्ट ने अभी तक जो करवाए हैं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से, कोई गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट होगा उसके अंदर, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होंगी खासतौर पे मौजम की कि वो एंगल क्या था, गोली कहां से लगी, तो ये सब कुछ जेआईटी की रिपोर्ट में होगा। और जो राना सनाउल्लाह साहब सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट में तो ये रिपोर्ट गई नहीं है, ये फवाद चौधरी साहब के पास पहले कैसे आ गई है, इसका भी बता दें, और दाते भी बता दें कि ये पब्लिक आप फिर कब तक कर देंगे, ताकि फिर ये मुबहम किस्म की स्टेटमेंट्स का कम से कम खत्म हो जाए, कोई कंक्रीट एविडेंस की बेस के ऊपर बात की जाए। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने तो झूठ बोला है, पहले अबूरी चालान जमा हुआ है कोर्ट में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फवाद चौधरी साहब की, यानी कोर्ट में जो फाइंडिंग जमा कराई है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है,
ठीक। और उसके बाद वो लोगों को बताया गया। तो वो उनको या तो पता नहीं था या उन्होंने जान के झूठ बोलना मुनासिब समझा है। बहरहाल उस बात में कोई हकीकत नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना पॉलीग्राफ की, देखें अगर हमारे कानून के अंदर पॉलीग्राफ की जगह कम है तो आपने देखना ये कि अमेरिका में, दुनिया के बाकी मुल्कों में क्या जगह है। और दूसरी बात चौधरी साहब ने बिल्कुल सही की है कि आप बाकी एविडेंस को भी देखते हैं ना, आपको 3 तरह के गोलियों के खोल मिल रहे हैं, आपको सामने वाली बिल्डिंग से गोलियां चल रही हैं, हमने खान साहब के गार्ड्स का तमाम का फोरेंसिक कराया, उनसे गोली चली रही है। तो बात बड़ी क्लियर है कि उसके साथ और लोग थे और वही बात पॉलीग्राफ में भी सामने आ गई है। तो ये सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं है, इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। इसमें चश्मदीद गवाहान है, इसमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है और इसमें फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं। और ये तीनों एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि शूटर वहाँ पे 3 थे। ठीक। चौधरी साहब, आप चूंकि पुलिस को हेड कर चुके हैं एक सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर एज एन आईजी, और आपका अगर नीचे आप फर्ज कर लें कि आप आईजी होते हैं, आपके नीचे एक डीपीओ है जो एसएसपी है, वो आपकी बजाय किसी और से ऑर्डर्स ले रहा होता, तो क्या कानून के अंदर क्या गुंजाइश है? वो जो जेटी के इख्तियारात हैं वो अपनी जगह पे रह गए। एज एन आईजी क्या सजा मिल सकती है कि आपने ब्लेटेंट झूठ बोल रहे हैं आप कि मुझे तो पता ही नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड किसने की, और मैं तो खुद बड़ा शॉक हो गया हूं, और की वो आपने खुद है। मैं इस बात पे बिल्कुल हैरान हूँ और बेबसी की हालत ये नजर आ रही है कि भाई कैसे हो सकता है एक डीपीओ जो है वो इस किस्म की वायलेशन करे और फिर वो अकाउंट फॉर ना हो किसी को। ही इज अकाउंटेबल टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आई मीन ही इज ए सर्विंग पुलिस ऑफिसर और ग्रेड 18 या 19 का मुलाजिम है। अब वो कैसे हो सकता है, और वो ये कैसे हो सकता है, मैं हैरान हूँ। ये मैं पढ़ के हैरान हुआ कि उसने अपना मोबाइल फोन तक नहीं दिया, और ये कि उसकी किस के साथ बात होती रही है, उसके कौन उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या है। अगर वो उसका कोई सिलसिले में, तो मैं तो हैरान हूँ। जेआईटी शुड एनफोर्स इट्स डिसीजन, और वो इज द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। दे कैन इवन अरेस्ट समबडी, एनी पुलिस ऑफिसर इफ दे फाइंड एनी फॉल्ट इन हिम, और कोई भी हो। और बाकी तो बात जो उसका मिसकंडक्ट अगर कोई है वो समझते हैं। I think that he can be immediately suspended also if it is like that। उनको कोई शुबा है इस किस्म का। आरपीओ भी हैं, डीपीओ भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं, तमाम एक पुलिस थाना है। ने बड़ी उसको एक्सप्लेन किया है कि एक डीपीओ की लीगल पोजीशन क्या है एज ए एम्प्लॉई, और वो आईजी के मतहत है, आईजी पंजाब हुकूमत के मतहत है, और आपको पता है 18वीं तरमीम में तो जेआईटी को वो कह रहे हैं मैं फोन नहीं दे रहा। ये तो लगता है जेआईटी भी उस तरह की डीपीओ टाइप चीज ही है। फिर आप कहते हैं बड़ी पावरफुल है जेआईटी। मैं आपसे क्या इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जेआईटी का इख्तियार है कि अगर एक शख्स नहीं पेश होता तो वो अगली स्टेज पर जाएं और उसके वारंट इशू कर सकते हैं। वो आप चौधरी साहब से भी ये पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी पावर, उनको करना भी चाहिए और वो शायद करें भी। लेकिन जाहिर है कि अब मैं जेआईटी को डायरेक्शन तो नहीं हम दे सकते, लेकिन मेरे ख्याल में तो कानून के अंदर बिल्कुल राह है कि बुलाया जाए और किसी भी तरह से उसका जो फ़ोन है वो फोरेंसिक के लिए दिया जाए। ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक और चीज़ एस्टेब्लिश कर दें, और वो ये है कि डीपीओ साहब से आज हमने 2 दफ़ा रब्ता किया, 2 दफ़ा, और उनसे बात की है। फैमिली से बड़ा बिजी हूँ, वो बड़ा नहीं, एक दफ़ा उन्होंने कहा फैमिली से बिजी हूँ, दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा, पहले मान गए कि मैं ही गजनफर शाह हूँ, फिर उन्होंने कहा कि रॉन्ग नंबर है। समझदार आदमी तो है। हाँ खैर, वो तो वही जेआईटी के साथ भी उनका भाई नवाज इमरान खान की गल नहीं मानता पे ताड़ी गल क्यों बनेगा। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन चौधरी साहब आपसे ये कि ये जो बात हो रही है कि 3 तरह के ख्वाल मिले हैं, और आपके ख्याल में भी आपकी असेसमेंट क्या है? वो जो मुअज्जम मरा, ये कहते हैं पीएमएलएन के हुकूमत कहती है कि जनाब वो इमरान खान के गार्ड की गोली से मरा। आपकी क्या असेसमेंट, क्या आप अग्री करते हैं जो कि जेआईटी की असेसमेंट है कि एक्चुअली देयर वाज एन अदर शूटर जो कि टेक डाउन करना चाह रहा था, एलिमिनेट करना चाह रहा था एक्चुअल हमलावर को, और वो गोली लग गई पीटीआई के एक वर्कर को, मुअज्जम को? मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त ये तो इसको बड़ा, ये तो आसान तरीका है। ये तो वेपन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो उससे बुलेट का जो उसको इंजरी हुई है उससे पता चल सकता है किस बुलेट की इंजरी है और उसको कौन सी बुलेट इस्तेमाल की गई। अगर तो वो इमरान खान साहब के साथ जो गार्ड थे वो तो कह रहे हैं हसन खावर के जी वो इस्तेमाल ही नहीं, उनका हुआ। अगर कोई फायर जिसके भी गोली लगी, जिसके पास जो वेपन्स थे, उससे पता चल जाता है। और ये अगर जेआईटी ने कहा है कि ये उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, जो आमतौर पर किया जाता है, अगर कोई एक प्लान्ड काम हो इस तरह का, तो जो प्लान करने वाला है वो जिसको इस्तेमाल करता है इस काम के लिए, उसको वो एलिमिनेट पहले करता है ताकि वो सारे के सारे जो उसके पास
इंफॉर्मेशन। लियाकत अली खान साहब वाला केस जिसकी एग्जांपल इमरान खान साहब ने भी दी और वो कहते हैं कि ये एक्चुअली उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई। वो नेचुरली लियाकत अली खान का केस सारी दुनिया को पता है कि वो अकबर खान को एलिमिनेट कर दिया गया था, उन्हें लोगों ने किया था ताकि वो कोई एविडेंस ना मिल सके किसी तरफ से। और ये मैं बतौर पुलिस ऑफिसर आपको ये कहता हूँ, जो मुल्ज़म होते हैं किसी भी केस के, वो टेररिज्म का केस हो, इस किस्म का नॉर्मल क्राइम का केस हो या कोई और मर्डर का केस, उसको पुलिस ऑफिसर बिल्कुल नहीं मारेगा, क्योंकि वो कोशिश करेगा उसको बचा के उससे तमाम इंफॉर्मेशन ले जाए। इट इज नॉट वन केस जिसके अंदर उसको चलान होना है, उसका लिंकेज कहाँ कहाँ पे जाता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी याकूब साहब मौजूद थे, साबिक आईजी, और हसन खावर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी के ऊपर थोड़ा सा तजिया तार मलिक साहब से लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कि वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड नहीं दे रही, फ़ोन का रिकॉर्ड नहीं दे रही कि ये जो मुल्ज़िम है ये किस किस के साथ राब्ते में था, ये देने में क्या आ रहा है, क्या खौफ है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। ओवरऑल जो गुफ्तगू थी वो ये कि क्या परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे, इमरान खान साहब की जो JIT बनी उसकी जो तहकीकात हैं उससे उनको किसी किस्म के इंसाफ मिलने की तवक्को है। तो इस पर एक रिकैप कर लेते हैं। मलिक साहब ये बताएं, आपकी रीडिंग क्या कह रही है कि एतमाद का वोट ले लेंगे परवेज़ इलाही? देखिए, अगर आप थोड़ी सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें आपको इसके अंदर जवाब मिल जाएगा। देखिए, इत्तेमाद का वोट लेने का मतलब है बर्डन टू प्रूफ परवेज़ इलाही पे है। 186 नंबर उन्होंने लेके आने हैं। लेना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं ले सकेंगे ना। लेना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं, उसके अलावा वो खुद भी नहीं शायद चाहते या नहीं चाहते, बाहर से बड़ा दोनों आंसर्स नेगेटिव है। मैंने आपको खबर दी है कि पीपल्स पार्टी ये क्लेम किया कि हमने होमवर्क कर दिया हुआ है, आप 186 का जो मैजिक फिगर है उस तक नहीं पहुंच सकते। और मैंने आपको ये भी खबर दी थी सवाल की सूरत में, 10 से 12 MPA जो हैं साउथ के वो बिल्कुल फ़ोन नहीं उठा रहे, और उसके लिए पीपल्स पार्टी ने बाकायदा नए प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। उनको ये कहा गया कहीं से कि जनाब शायद इम्कानात इसके हैं कि खान साहब जो बड़ा रोला पड़ा जी को नाअहल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब एक नया भी एक शोशा चल गया ना कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप तो अगर नाअहल होंगे तो फिर आप पार्टी की भी हेड। अच्छा, हमने कल का डिसाइड ये किया था, अभी जो हम बैठ के भी बात कर रहे थे, कल कुछ इकोनॉमी पे बात करेंगे। वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है ना, उसके अंदर एक सिफारिश उन्होंने ये की है कि जो प्रोपेगेंडा करे ना, प्रोपेगेंडा करे कि इकोनॉमी मुल्क की जो कहे कि खराब समत में जा रही है या बड़े इस वक्त परेशान कुन सूरत है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो तो कल करना है फिर प्रोग्राम। यहाँ उसका दिमाग आप चेक कराएं। जब आप मुझे बताएं कि आज आपकी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई 30% महंगाई। 30% महंगाई का मतलब क्या है कि अगर आपने दूध 100 रुपए का आज जो लिया ना, तो 30% का मतलब वो 130 रुपए का। अगर इससे मैं पाकिस्तान दुश्मन हूँ तो फिर आप मुझे फांसी दे दें। मतलब मैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो खुद मान रही है 30% महंगाई है। आप खुद ही देख लें, डॉलर आज आपका महंगा हुआ है। अब मतलब आप छोड़ दें, अब वो जो इकोनॉमी इंग्लिश नहीं बोलते, ट्रेड डेफिसिट, आप दाल की कीमत बता दें, मुझे अंडे की कीमत बता दें, आप ट्रांसपोर्ट की कीमत बता दें। यार ये क्या बात कर रहे हैं मतलब। और मुद्दा सारा ये है इमरान खान साहब का कि और अपने मुंह से खुद भी हुकूमत मान रही है कि सियासी इस्तेहकाम हो तो ही मुआशी इस्तेहकाम होता है। नहीं, मुझे लेकिन साथ वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करवा। नहीं, मुझे याद है फिर आप शहबाजी साहब पे भी केस करेंगे। वो खुद मान गए थे कि यार मैं खुद मानता हूँ कि ये जो महंगाई है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मतलब आपका वजीर है खुद मान रहे हैं, फिर उन पर भी केस करेंगे, वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उस मीटिंग के अंदर चीफ साहब ने कह दिया कि जनाब मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक मैं वो पास से नहीं जानता क्योंकि मैं समझ वैसे बात कर रहा हूं। चले मुझे बताएं फिर इस पे हम ना बात करें कि जनाब सागडार साहब ने जो हमें 10,000 दफे खुशखबरी सुनाई थी कि डॉलर तो मैं 180। अच्छा, इस पे वैसे चीफ आर्मी स्टाफ का मेडन दौरा है सऊदीया और UAE का, उस पे कुछ बैंक किया जा रहा है कि वहां से शायद 7-8 अरब डॉलर जो हैं कुछ बैंक में रोलओवर की सूरत में। इस पे कोई हमको पाकिस्तान की हमारी खून में पाकिस्तान, हम किस तरह इसके खिलाफ बात कर सकते हैं? मगर नहीं, खिलाफ नहीं करनी। नहीं, मेरा बात है अपने खैरात से वो इमरान खान वाली बात है। कब तक हम भीख मांग के इस तरह पाकिस्तान 6-6 महीने साल के लिए चलाएंगे? आपको फंडामेंटली इकोनॉमी के फैसले करने पड़ेंगे, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, वो इंशाल्लाह उस पे कल जरा डिटेल के साथ बहस करते हैं। इसके प्रोग्राम का वक्त खत्म है, इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।